Hello, students. Today we will start a new chapter in history, that is chapter number 4, Forest Society and Colonialism. So, in this chapter, we will discuss that what are the effects are seen by the deforestation done by the British government in early times. What are the impacts of deforestation? What are the problems faced by the common peoples lived in those areas? So all these things we will discuss in this chapter. So let's start this chapter. A lot of diversity is fast disappearing between 1700 and 1995, the period of industrialization. 13.9 million square kilometer of forest, or 19.3% of the world's total area, was cleared for industrial use, cultivation, and fuel wood. So, in between 1700 to 1995, दिस इज़ द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इस समय में, और 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के जो फॉरेस्ट थे, या 9.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया was cleared for industrialization, cultivation, fuel wood, एक्सेट्रा. तो इन सब चीज़ों के लिए जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही, कल्टीवेशन के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़मीन के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ी. तो ये ज़मीन हमारी कहाँ से आई? ये ज़मीन आई हमारी फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद, क्योंकि जो लैंड हमारा है वो तो हमारा लिमिटेड रिसोर्स है, और जैसे जैसे हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है. चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे वो रोड्स, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना है तो रोड्स बनानी है. वो कहाँ बनाई जाएंगी? जंगलों को साफ़ करके जो हमारी लैंड है उसके ऊपर. तो इस तरीके से, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो हमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए. ट्रांसपोर्ट चाहिए तो यानी हमें पूरा का पूरा रहने के लिए मकान भी चाहिए. तो सारी चीज़ें हमारी होती हैं लैंड पे. और लैंड कहाँ से आएगी? क्योंकि लैंड हमारा लिमिटेड रिसोर्स है. ऐसा तो नहीं है कि हमारी ज़रूरत बढ़ रही है तो हम लैंड को भी बढ़ा लेंगे, नहीं. तो वो हमारी फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके, फॉरेस्ट को काट के वो लैंड हमारी वहाँ से मिलती है. वाई डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ? द डिसअपेयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू अ डिफॉरेस्टेशन. पेड़ों का ख़त्म हो जाना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम. द प्रोग्रेस बिगेन many years ago, many centuries ago, but under colonial rule it become more systematic and extensive. जो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है वो इस समय हमारी वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उससे हमारा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. और पोल्यूशन को क्लियर करने के लिए हमें शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है. ये शुद्ध हवा जो ऑक्सीजन के रूप में हमें पेड़ों से मिलती है, और पेड़ों को ही हम काटते जा रहे हैं, तो इसका मतलब पोल्यूशन लेवल हम खुद ही बढ़ा रहे हैं. तो ये समस्या आज की ही नहीं है, ये समस्या हमारी कई सेंचुरी पुरानी है. उन दिनों में तो जो फॉरेस्ट थे आज से तो ज़्यादा थे. तो जब के लोग भी इस समस्या से ग्रसित थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब उस समय
ये डिफॉरेस्टेशन एक प्रॉब्लम के रूप में लोगों के सामने खड़ा था, तो आज के लिए ये कितनी बड़ी समस्या है। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड इन 1600 approximately 1/6 of India's land mass was under cultivation. Now that figure has gone up to about half. As population increased over the centuries and the demand of the food went up, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forest and breaking new land. In the colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety of reasons. First, the British directly encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton. The demand for these crops increased in 19th century. Europe where food grains were needed to feed the growing urban population and raw material was required for industrial products. तो ये 1600 के आसपास जो अप्रॉक्स एरिया था वो 1/6 लैंड मास जो था वो कल्टीवेशन में था, और अब ये हमारा हाफ हो गया है। एज पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड, मकान की डिमांड, रहने की डिमांड, इन सब चीज़ों के लिए जगह की डिमांड हमारी बढ़ती चली गई। तो वो हमारा क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग अप न्यू लैंड, तो क्लियर फॉरेस्ट को करो और नई ज़मीन निकालो। इन द कॉलोनियल पीरियड में भी जब इंडिया में कॉलोनियल सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, तो कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न। कल्टीवेशन का बहुत बड़ा एरिया जो है रैपिडली ग्रो कर गया। उसके रीजंस बहुत सारे थे। फर्स्ट, सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे दे डायरेक्टली इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। उन्होंने यहाँ के किसानों को इनकरेज किया, उनको मोटिवेट किया कि आप लोग कमर्शियल क्रॉप उगाइए। कमर्शियल क्रॉप में बेसिकली कौन कौन सी क्रॉप उस समय थी? जूट था, शुगर था, वीट और कॉटन था। द डिमांड फॉर दिस क्रॉप इंक्रीज द 19th सेंचुरी। मतलब ये 19th सेंचुरी के आसपास इन क्रॉप्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई। यूरोप वर फूड ग्रेन्स वर नीडेड, और जो हमारी ये फूड ग्रेन्स थे यूरोप में ये इनकी ज़रूरत थी खाने के लिए। बेसिकली जो वीट है, शुगर है, खाने के लिए। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी, जैसे हमारा कॉटन है कपड़ा बनाने के लिए, जूट है जूट का सामान बनाने के लिए, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पे हो गया था, तो रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत पड़ी थी, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इनको कमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए इनकरेज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था। सेकेंड, इन द अर्ली 19th सेंचुरी the colonial state thought that forests were unproductive. उनकी क्या सोच थी नियर 19th सेंचुरी कि द फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। मतलब अगर ये ज़मीन को हम इस ज़मीन पे यदि हम इन पेड़ों को काट दें, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं, ये तो अनप्रोडक्टिव हैं, पेड़ों से हमें क्या मिलता है। जबकि अगर हम इन पेड़ों को काट के ज़मीन को साफ़ करें और ज़मीन को साफ़ करके उस पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाएं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव काम होगा। फॉरेस्ट जो है हमारे लिए अनप्रोडक्टिव है। दे वर कंसिडर्ड टू बी wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agriculture production and revenue and enhance the income of the state. So between 1880 and 1920, cultivated area rose by 6.7 million hectare. We always see the expansion of cultivation as a sign of progress, but we should not forget that the land to be brought under the plough, forest have to be cleared. तो हम लोग जब अपना ये देखते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है कल्टीवेशन का, कल्टीवेशन की जगह हमारी बढ़ रही है, तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे हमने जो अपनी लैंड है, जो अपने फॉरेस्ट हैं, उनको भी ख़राब किया है। By the early 19th century, oak trees in England were disappearing.
अर्ली 19th सेंचुरी के आते आते जो ओक के ट्रीज थे इंग्लैंड में वो लगभग डिसअपेयरिंग होने लगे थे। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। अब इससे टिम्बर सप्लाई की प्रॉब्लम हो गई नेवी में। दे कुड हाउ कुड इंग्लिश शिप बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर, क्योंकि पहले क्या होता था, जो शिप्स थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, और लकड़ी कैसी होनी चाहिए शिप के लिए, मजबूत होनी चाहिए। तो ओक के ट्रीज जो थे वो मजबूत लकड़ी वाले थे, लेकिन वो ख़त्म होते जा रहे थे इंग्लैंड में। ये अब बहुत रॉयल नेवी के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि कहाँ से स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर की व्यवस्था की जाए। हाउ कुड इम्पीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप। अब कैसे इम्पीरियल पावर सुरक्षित रह सकती है विदाउट मेंटेनिंग शिप, क्योंकि उन दिनों शिप जो थी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज़ करने वाली सिंगल यही थी, और ये ही बनती थी लकड़ियों से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि यदि ड्यूरेबल टिम्बर उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो उनके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाय द 1820 सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया। 1820 के आसपास इंग्लैंड में कुछ सर्च पार्टीज तैयार की गई और उनको इंडिया में भेजा गया कि इंडिया में अच्छा बड़ा एरिया है फॉरेस्ट रिसोर्स का, तो आप इंडिया में जाइए और इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्स में चेक कीजिए कि वहाँ किस किस तरह की लकड़ी या टिम्बर मौजूद है। विद इन अ डिकेड trees were felling, being felled on a massive scale, and vast quantities of timber will be exported from India. अब यहाँ तो क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक सॉइल रेनफॉल में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और उन फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार की जो टिम्बर है वो अवेलेबल होती है। तो इसलिए यहाँ पे वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया से टिम्बर बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होने लगा। द स्प्रेड ऑफ रेलवे फ्रॉम 1850 created a new demand. Railway were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. To run locomotives, wood was needed as fuel. लकड़ी की ज़रूरत लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए फ्यूल की तरह काम आती थी। एंड टू ले रेलवे लाइंस के लिए स्लीपर्स वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक टुगेदर। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 and 2000 sleepers. From the 1860s, the railway network expanded rapidly. 1860s तक जो हमारा रेलवे नेटवर्क था वो रैपिडली एक्सपेंड होने लगा। बाय 1890 अबाउट 25,500 kilometers of track had been laid. In 1946, the length of the track is increased, and as the railway track spread through India, a large and larger number of trees were felled. As early as 1850s, in the Madras Presidency, alone 35,000 trees were being cut annually for sleeper. The government gave out contract to individuals to supply the required quantities. These contractors being cutting trees, forest around the railway tracks and fast started disappearing. रेलवे के काम के लिए, फिर विदेशों में आपके इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि रेलवे में भी बहुत बड़ा फ्यूल के लिए भी जो लोकोमोटिव्स थे उसके लिए यूज़, तो धीरे धीरे, और वैसे भी जब हमारे ट्रैक्स बढ़ने शुरू हो गए 1890 में ये 15,500 था, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 46 तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो 1850s तक आते आते ये हालत हो गई कि मद्रास प्रेसिडेंसी ने अकेले 35,000 जो हमारे पेड़ थे उनको एनुअली काटा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो थे इंडिविजुअल्स को
उसके सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। तो इस तरह से हमारे जो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम थी वो 1850s तक आते आते काफ़ी बढ़ गई थी। थैंक यू सो मच।